हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार अपना बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को आज हम जो है अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत लैंग्वेज वाले प्रश्न बताने जा रहे हैं, और जो कि बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। जब आप पिछले ईयर के आंसर पेपर देखोगे तो जो क्वेश्चन आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम इस क्लास में इनको भी कवर कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए और आपको ऐसा लगे कि सर ने बताया नहीं। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि आप जब वीडियो लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर किसी की क्वेरी हो तो आप सभी लोगों के एक क्वेरी के लिए मैंने जो है अपनी इंस्टाग्राम ID जो है दे रखी है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ये कहते थे कि सर जो है कुछ बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम ID पर बात हमसे कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पर हमें जो है मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हाँ, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न ये है कि x प्लस वाई बराबर a, एक समीकरण दी गई है x प्लस वाई बराबर a, तो फलन x वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसका हम तरीका बताने जा रहे हैं कि ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। 2015, 16, 17, 18, 19 ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि अगर x प्लस वाई बराबर भैया a है तो आपको मान निकालना है कि x वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। फलन क्या है x वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ये मानोगे इसको y के बराबर हमने मान लिया। सॉरी नहीं, y के बराबर ना मानिए, fx बराबर मानिए, क्योंकि y के पदों में तो दिया है। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर बराबर हमने मान लिया, इसको हमने समीकरण 1 माना। ठीक है, और उसके बाद दूसरी समीकरण आपको यहाँ पर दी गई है। दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस वाई बराबर a, इसको आप समीकरण 2 मानो। अब इन दोनों समीकरणों से एक हम कॉमन समीकरण निकालते हैं। जैसे ये दूसरी समीकरण है तो यहाँ पर भी समीकरण में एक्स वाई है, यहाँ पर भी समीकरण में एक्स वाई है, तो इसको एक वेरिएबल में पहले बनाते हैं। तो जैसे समीकरण 2 है, समीकरण 2 से y का मान निकालें या करके, तो हमें मिल जाएगा a माइनस का x। y का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे तो fx की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी x, और y के स्थान पर आप लिख सकते हो a माइनस एक्स। वाई स्क्वायर कर दिया हमने, तो fx बराबर आपका कितना हो जाएगा x, और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2ax। तो ये आपको fx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए कितना, a स्क्वायर x प्लस का x क्यूब माइनस का 2ax स्क्वायर। इस तरीके से आपने क्या किया, fx की वैल्यू भैया प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जो ये वैल्यू आपने प्राप्त किया इसको fx बराबर मान लिया है। ठीक है, इसका तुम्हें एक बार अवकलन करना है। ठीक, यही आपका फलन है, इसको आप मान सकते हो समीकरण 3। ठीक, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के हमने इसकी पहले वाली जो क्लास प्रोवाइड की उसको तो आपने सभी लोग देखा है ना। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट में सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि फलन का एक बार अवकलन करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं, उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम पहले बार जो अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो x के सापेक्ष क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर। तो जब हम भैया अवकलन करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये आपका f डैश x हो जाएगा एक बार अवकलन करने पर, और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, केवल x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का गुणा 2a से हो जाएगा तो 4ax हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक बार इसका अवकलन कर लिया, इसको आप समीकरण 4 मान सकते हो। इसी वक्त एक बार और अवकलन कर लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें ना करना पड़े। तो ये f डबल डैश x हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x और माइनस का 4a। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। बताइए, इतनी बात तो समझ में सभी को आ ही गई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही पुराना काम, कुछ और नहीं करना है। आपको लिखना है उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए। ठीक है, मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो हम पहली बार अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर f डैश x की वैल्यू निकाली तो हम f डैश x की वैल्यू को 0 के बराबर दिखाते हैं। d बाई डी एक्स होता तो d बाई डी एक्स बराबर 0 दिखाते।
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर, ठीक है, या इसको आप चलिए ठीक है ऐसा लिख देते हैं, इसको पहले ऐसा लिख देते हैं 3x², फिर माइनस का 4ax लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का a² लिख देते हैं बराबर 0। बताइए इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही है ना। अब इतना करने के पश्चात आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भाई, हमने लिख दिया 3x², ठीक है, माइनस का 4x प्लस का a² बराबर 0। इस समीकरण को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का 3ax माइनस का ax प्लस का a² बराबर 0। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का 3ax माइनस का ax माइनस का 4ax हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में आप 3x कॉमन ले सकते हो तो ये x माइनस a बचेगा, ठीक है। इन दोनों में यदि आप कॉमन ले लें कितना भाई, माइनस का a, तो ये x माइनस का a बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में x माइनस a कॉमन मिल जाएगा और ये दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का a बच जाएगा बराबर 0। जब हम x माइनस a बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हमें a मिल जाएगा, ठीक, और जब हम 3x माइनस a बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर a बाई हमें 3 मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x² का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट मान तभी हम ज्ञात कर पाएंगे ना जब हमें पता चलेगा कि x के किस मान के लिए फलन का मान उच्चिष्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर x की दो वैल्यू आई हैं, x की दोनों वैल्यू को बारी बारी से हम कहाँ रखते हैं भाई, समीकरण यहाँ पर जो ये है जो दूसरी बार अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर a, किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। तो यहाँ पर हम समीकरण 5 में मान रखेंगे, समीकरण 5 है एफ डबल डैश एक्स बराबर, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 6x माइनस 4a, तो x के स्थान पर a पुट करेंगे तो 6x के स्थान पर a माइनस 4a, ये आपको मिल जाएगा 2a। ये धनात्मक वैल्यू है भैया, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब x बराबर a पर fx का मान क्या होगा, fx निम्निष्ठ फलन है। क्या है भैया, निम्निष्ठ है। चलिए एक शब्दों में लिख देते हैं, निम्निष्ठ है। तो तुम्हें तो यहाँ पर उच्चिष्ट मान निकालना है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आगे इसी तरीके से भी चेक करना है, तथा x बराबर दूसरी वैल्यू कितनी है, a/3, कहाँ पर रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 में हम रखेंगे, समीकरण 5 में हम रखेंगे x बराबर a/3, तो f डबल डैश x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर 6x माइनस 4a है, तो 6x माइनस 4a, x के स्थान पर आप कितना रखोगे भाई, x के स्थान पर a/3 रखोगे, तो इनटू में a/3 रख दिया, 3 से इसको काट दिया, तो f डबल डैश x बराबर ये आपका हो गया 3 2 जा 6, यानी आपका हो जाएगा 2a माइनस का 4a बराबर माइनस का 2a मिल गया। मतलब हमें एक ऋणात्मक वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये है कि x बराबर a/3 पर fx क्या होगा, उच्चिष्ट है। अब अगर हमें उच्चिष्ट मान निकालना है तो ये x बराबर a/3 कहाँ पर रखेंगे, हम इस समीकरण 3 में रखेंगे। इस समीकरण को ही तो ऐसे हमने बनाया है इस समीकरण से, तो इस समीकरण में हमें रखना है, जबकि एक वेरिएबल के रूप में यही समीकरण वो लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे। देखिए तब क्या होता था, अभी जब मैंने इसके पहले सॉल्व किया था तो उसमें जो समीकरण दी होती थी वो एक वेरिएबल के रूप में दी होती थी, इसलिए हम पहली समीकरण पर रखते थे। लेकिन अब इसका रूप मैंने चेंज करके ये बनाया है, ये आपकी पहली समीकरण है। तो आप रखोगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, भैया लाइट ना जाओ, उच्चिष्ट मान, या लाइट बहुत गड़बड़ करती है। तो यहाँ से देखिए fx बराबर यहाँ पर है a² x, x के स्थान पर a/3 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा a³/3। ठीक, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, x³ के स्थान पर a/3 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का a³/3, 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा भाई, 27। फिर देखिए माइनस का 2ax², माइनस का 2ax के स्थान पर a²/9, a/3 रखोगे, a/3 का स्क्वायर हो जाएगा a²/9। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपको उच्चिष्ट मान मिलने वाला है भाई। देखिए आप हर ले लोगे 27, देखिए ये कितना हो, 3 9 27, 9a³ और यहाँ पर प्लस का a³ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 9 3 27 होता है, 3 दूनी 6, 6a³ हो जाएगा।
यानी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 9 1 10, 10 से 6 जाएगा 4a³ और बटे में 27। भैया ये उच्चिष्ट मान है, ये आपका उच्चिष्ट मान है 4a³ माइनस का 27। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं। आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप छोड़ के मत जाइएगा। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो 8 अंक 5 अंक में आएंगे, इससे नीचे आएंगे नहीं, ठीक है। और आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 50 अंक के आते हैं टोटल आपके पेपर में, ठीक। तो इसको आप तुरंत तैयार कर लीजिए भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्लास में बहुत ज़्यादा हो भी नहीं पाते हैं, 3-4 बहुत है मैक्सिमम। तो कम से कम जो बताए जा रहे हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन, इनको जरूर आप कर डालिए हर हालत में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये नहीं है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर किया जाएगा। XY² या ऐसे पूछा जा सकता है YY², x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो कम से कम आप तरीके को तो सीख लिए हैं ना, अब तरीके को सीख लिए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए 2014, 15, 16, 17, 18 कई बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। बोला जा रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है। अगर 2 संख्याओं का योग 6 है तो अगर मान लें माना एक संख्या, 2 संख्याएं माना एक संख्या अगर x है तब प्रश्नानुसार बात ये आ जाएगी कि दूसरी संख्या 6 - x हो जाएगी, तभी तो इन दोनों का योग करेंगे तो 6 आएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ये तो आप क्लास 10th में सीखें। आप बता रहे हैं कि जिनके घनों का योग निम्निष्ट है, मान लिया इनके घनों का योग, निम्निष्ट ऐसा है, ठीक है। तो इनके घनों का योग कर दीजिए x³ प्लस का 6 - x का होल क्यूब। बताइए बात समझ में है कि नहीं है। आपको यही तो बताना है इस प्रश्न में, ऐसी 2 संख्या याद करना जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। ये जो s है ये मान के चलता हूँ कि इनके घनों का योग ये निम्निष्ट है, निम्निष्ट ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा s = एक समीकरण x³, यहाँ पर a³ माइनस b³ का होल क्यूब खोलेंगे तो a³ 6 का क्यूब माइनस b³ x का क्यूब माइनस का 3 a के स्थान पर इंटू में 6 b के स्थान पर x और 6 - x। s बराबर यहाँ से आपको मिलने वाला है x³, ठीक है। कितना मिलने वाला x³ और 6³ 6 × 6 × 6 36, छक्का कितना हो जाएगा 216 माइनस का x³ और माइनस का 6 × 3 = 18x और 6 - का x हो जाएगा। ये s बराबर आपका हो जाएगा x³ प्लस का, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये x³ ये माइनस का x³, ये आपका 216 बच जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे 18 का आप गुणा करोगे यहाँ पर, ठीक है। जब 18 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए कोई गलती तो नहीं आपने की भाई। देखिए 18 चंग कितना होता है 108 होता है, 108x हो गया। 18x का गुणा -x से करेंगे तो प्लस का 18x² हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपकी मेन समीकरण है, इसको आप मान के चलिए समीकरण 1, बाकी प्रारूप तो वैसे लगेगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही पुराना काम, एक बार अवकलन 2 बार अवकलन। x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर। चलिए भाई लाइट बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये ds अपन कितना हो जाएगा dx। 216 अचर पद है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 108, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 18 दूना कितना हो जाएगा 36x। इसको मानेंगे समीकरण 2। पुनः हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये आपका हो जाएगा भैया d2s अपन में dx²। इसका हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, ये तो अचर पद का अवकलन 0, ये 36 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब भैया सीधी सी बात देख सकते हो कि यहाँ पर हमें d2s अपन dx² का मान कितना मिला है 36 मिला है। इसका मतलब जो यहाँ पर अगर हम समीकरण अभी 1 निकालेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप पुनः अवकलन अभी ना करके देखिए यहीं पर क्या करते, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए वैल्यू निकाल लेते। देखिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए पहले ये कर लेते, निम्निष्ट मान के लिए देखिए कितने सरल तरीके से आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर।
ठीक, अब देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पर ds/dx बराबर 0 दिखाते हैं। इसका मतलब जैसे आप इसको 0 दिखाते हैं तो 36x बराबर कितना आ जाता है 108, और ये कितना आ जाता है x बराबर आपको यहाँ से कितना मिलने वाला था, x बराबर आपको यहाँ पर मिल जाता 3 लगभग में 3 मतलब 30 3 90 और 6 18 3 मिलने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप निकाल लेते तथा इसका जब दोबारा अवकलन करते d2s/dx², तो यहाँ से आ जाता है आपका 36, जो कि एक धनात्मक वैल्यू आई थी। क्या आई थी, धनात्मक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 3 में धनात्मक वैल्यू है, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है, निम्नलिखित है भैया। आप यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, क्योंकि अब इसमें कोई फलन में देखिए यहाँ पर जो हमने d2s/dx² निकाला है, इसमें कहीं पर भी ऐसा वेरिएबल है ही नहीं d2s/dx² में कि हम x बराबर 3 रखें। तो रखेंगे तो ठीक, नहीं रखेंगे तो ठीक, हमें मिलेगा 36 ही। इसका मतलब x बराबर 3 पर fx क्या होगा भाई, निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। और आपको निकालना क्या भैया, आपको निकालना है निम्नलिखित मान निकालना है। क्या निकालना है, निम्नलिखित मान। तब निम्नलिखित है, इन्होंने पहले से कहा था निम्नलिखित है, तब आपको संख्या ज्ञात करना। तब x बराबर अगर 3 आया तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तब पहली संख्या आपकी हो गई 3, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी मानी गई थी 6 - x, यानी 6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 6 - 3 बराबर 3, यानी दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 और 3 हो जाएंगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको इस प्रश्न में यही तो बोला जा रहा था कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 6, तो दोनों संख्याएं 3 3 ही होंगी, तभी दोनों का योग 6 होगा। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कुछ करना नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि जो संख्या दी गई है कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले मैंने दोनों का योग 6 था, तो एक x माना तो दूसरी 6 - x हो जाएगी। फिर दोनों का एक निम्नलिखित था घनों का योग, तो हमने घनों का योग निम्नलिखित दिखा दिया, एक बार अवकलन 2 बार अवकलन कर दिया और निम्नलिखित वाली कंडीशन प्राप्त हो गई, तो जो x बराबर मान आया वही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। बात समझ में, समझ इस चीज़ का ख्याल रखना। जैसे यहाँ पर अभी ये नहीं आता, 36 नहीं आता, x के पदों में कुछ आता और यहाँ पर x के 2 मान आते, तो हम देखते हैं कि किस मान पर वो निम्नलिखित है। x के जिस मान पर फलन का मान निम्नलिखित होता वो यहाँ पर संख्या लेते हैं हम। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और अवकलन के अनुप्रयोग की अगर इसके पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बड़े अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। चारों क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, पूरी क्लास को ध्यान से जरूर कर लीजिएगा आज। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल की क्लास है ये, और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके समक्ष हम। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है कि एक आयत का परिमाप बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए एकदम लैंग्वेज वाले प्रश्न आपको बता रहे हैं। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं उच्चिष्ट मान के लिए, अधिकतम का मतलब उच्चिष्ट मान के लिए। तो एक आयत का परिमाप दिया गया है 100 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हम मान लें, ये सवाल नंबर हमारा 3 होगा, अगर हम मान लें माना आयत की लंबाई x व चौड़ाई क्या है y हो, तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप वो कितना हो जाएगा भैया, आयत का परिमाप आपका हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 100 दिया गया है। आयत का परिमाप 100 दिया गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। बताइए पहली समीकरण आपको यहाँ से ये पता चल गई। और क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल मान ले, अगर हम माना आयत का क्षेत्रफल a है, आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 2 समीकरणें बन गई, बस आपको कुछ नहीं करना है। ये जो x का यहाँ पर y का जो मान आएगा, देखिए y का मान आएगा 50 - x, यहाँ पर रख दीजिए y बराबर 50 - x रखने पर, क्योंकि हमें समीकरण को एक वेरिएबल के रूप में बनाना, अभी मैंने बताया है। तो ये a बराबर आपको मिल जाएगा x, y के स्थान पर 50 - x, तो ये a बराबर आ जाएगा 50x माइनस का x²। ये आपकी मेन समीकरण है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजा निकलना है।
अधिकतम क्षेत्रफल के लिए मतलब x के जिस मान के लिए फलन का मान उच्चिष्ट होगा वही आयत की भुजाएं हो जाएंगी। तब आपको वही स्टेप पर आ जाना है अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये dA/dx हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो इसको y के पदों में भी पूरी समीकरण चेंज कर सकते हो, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप कन्फ्यूज हो जाए। जब एक बार अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 50 और माइनस का 2x, है ना। इसको समीकरण 3 मान लो। तथा आप जब इसका यहाँ पर क्या करोगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं, dA/dx की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर दिखाते हैं। पता है सभी को। तो ये आपकी वैल्यू है कितनी भाई, 50 माइनस 2x। इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो 2x बराबर 50 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से भैया 25 आ जाएगा ना। अब x बराबर 25 आ गया है, तथा अगर हम इसी समीकरण का d2a/dx² दोबारा द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं तो देखिए 50 माइनस 2x का अवकलन आपका केवल माइनस का 2 आएगा। -2 इसका मतलब ये एक आपकी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्या है भैया, ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 25 पर fx क्या है भाई, उच्चिष्ट है या महत्तम है, उच्चिष्ट है या महत्तम है। इसका मतलब आयत की एक भुजा कितनी हो जाएगी, एक भुजा 25 हो जाएगी। तब परिमाप भी मैंने आपको बताया था, परिमाप समीकरण 1 देखिए यहाँ पर। तब परिमाप समीकरण 1 से मैंने आपको क्या बताया कि x + y बराबर 50। ठीक है, अगर यहीं पर मैंने एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 आती और यहाँ पर d2a/dx² का मान किसी वेरिएबल के पदों में आता तो हम रखकर चेक करते x के जिस मान के लिए फलन उच्चिष्ट होता वही आयत की भुजाएं होती। क्योंकि महत्तम अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजा निकालना है तो इसका मतलब x के जिस मान पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा वही भुजाएं ली जाएंगी। तो x बराबर 25 पर फलन का मान उच्चिष्ट है तो एक भुजा आपकी 25 हो गई, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से दूसरी भुजा अगर y का मान निकालेंगे, x बराबर 25 रखेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 25, तब y बराबर भी 25। ठीक है, जब x का मान यहाँ पर आप 25 रख दोगे तो 25 उधर जाएगा, 50 से 25 जाएगा तो y बराबर भी 25 हो जाएगा। यानी आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो भी 25 हो जाएगी और जो चौड़ाई हो जाएगी वो भी 25 हो जाएगी, है ना। बात समझ आई कि नहीं आई। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आप चाहे तो सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात करनी थी। बताइए, क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे ना। अब देखिए इतने सरल लैंग्वेज तरीके से मैंने बता दिया, उसके बाद भी समझ में आए तो भाई इसमें गलती किसकी है, आप ही की। इसका मतलब हमने इसके पहले वाली क्लास नहीं की। चलिए एक क्लास और ले लेते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का, और उच्चिष्ट निम्निष्ट आने वाला क्वेश्चन अब अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना करके आए तो इसका मतलब फिर आप सभी लोग पढ़ते नहीं थे, केवल और केवल क्या करते थे, दोष दीजिएगा अपने आप को। टीचर को दोष देने से कोई मतलब नहीं। टीचर तुम्हें केवल गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन आपको दे सकता है, लेकिन चलना आपको उस रास्ते पर आप ही को होगा। तो जब आप लड़खड़ाएंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे कि हमको अच्छे तरीके से रास्ता तय करना है, तो क्या होगा, इसका मतलब आपके नंबर कम आएंगे। सीधी सी बात है कि यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो असफलता भैया केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक, इसलिए अभी भी समय है, अच्छे तरीके से मेहनत कर डालिए। समझ रहे हो ना। ये नहीं कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि टीचर ने हमें पढ़ा नहीं पाया, ये आप सभी का भ्रम है। टीचर आपको मार्गदर्शन दे सकता है लेकिन चलना आप ही को है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, नहीं फिर आप लोगों को यही लगेगा कि सर यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये एकदम सत्य है, मैंने इसको भी अपने जीवन में फील किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है,
का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है तो बस इसको समीकरण 1 मानिए, एक बार इसका अवकलन ज्ञात कीजिए तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो यहाँ से f डैश x बराबर आपको मिल जाएगा sin x का अवकलन cos x और cos x का माइनस का sin x। समीकरण 2 मानोगे, पुनः आप x के सापेक्ष क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ से f डबल डैश x बराबर आपको मिल जाएगा cos x का अवकलन माइनस का sin x और sin x का अवकलन cos x। इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 1 व गलती हो गई, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, जो एक बार अवकलन किया है f डैश x इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस का sin x, इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। बात समझ में कि नहीं है बताइए, वही पुराना काम। तो यहाँ से अगर देखें तो cos x बराबर sin x हो जाएगा, या इसको आप tan x बराबर 1 लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो tan x बराबर tan पाई बाई 4। तो x बराबर कितना आ गया भैया, पाई बाई 4 आ गया। उसके बाद दोबारा क्या करते हो, जो तुमने दूसरी बार अवकलन किया है, ये जो x का मान आया पाई बाई 4, ये कहाँ रखते हो, समीकरण, ये जो दूसरी बार अवकलन किया है 2 नहीं ये 3 है, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है आपकी f डबल डैश x बराबर माइनस का sin x माइनस का cos x, माइनस का sin x के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस का cos पाई बाई 4। बताइए बात समझ में है कि नहीं है। तो ये f डबल डैश x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/√2 sin 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, √2 हर ले लेंगे, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √2 आ जाएगी। माइनस √2 ये एक ऋणात्मक संख्या है, कैसी भैया, एक ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या होने की वजह से हम कहेंगे कि x बराबर पाई बाई 4 पर, ठीक है, जो fx है वो क्या है भैया, उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तब उच्चिष्ट मान बराबर क्या निकालेंगे, उच्चिष्ट मान बराबर, उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे इसी समीकरण में, पहले समीकरण में fx बराबर साइन x के स्थान पर पाई बाई 4 और x के स्थान पर पाई बाई 4, तो fx बराबर उच्चिष्ट मान आपको मिल जाएगा यहीं से, ठीक है। उच्चिष्ट मान मान लीजिए y है, y बराबर निकालेंगे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, एक √2 ले लेंगे, एक कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 जो आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा। बताइए बात समझ में कि नहीं। पता है आप सभी लोगों को कि फलन का एक बार अवकलन करना, 2 बार अवकलन करना, उसके बाद एक बार वाले अवकलन को 0 के बराबर दिखाना, x का मान निकालना, x का मान समीकरण द्वितीय कोटि वाले समीकरण में रखना है। d2/dx² का मान धनात्मक आता है तो उस मान के लिए फलन निम्निष्ट होगा, ऋणात्मक आता है तो x बराबर उस मान के लिए फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और उच्चिष्ट मान निकालने के लिए x बराबर वही वैल्यू पहली समीकरण में रख देते हैं तो उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। अगर किसी मान पर फलन का मान निम्निष्ट है तो वो मान जब पहली समीकरण में रख देते हैं तो निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, ठीक है। उच्चिष्ट निम्निष्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है आपने एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को तो भैया आप कतई नहीं छोड़ेगा, जिस टाइप के यहाँ पर इतने टाइम बताए हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही बात समझ में, क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलने वाला हूँ आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।